नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जब बीजेपी विधायक आदेश चौहान को 1 साल की सजा सुनाई गई है। रानीपुर विधानसभा से विधायक आदेश चौहान सीबीआई कोर्ट ने मारपीट केस में सजा सुनाई है। पुलिस कस्टडी में मारपीट मामले में दोषी करार। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच की थी। बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पुलिस कस्टडी में मारपीट मामले में दोषी करार दे दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां बीजेपी विधायक आदेश चौहान को 1 साल की सजा सुना दी गई है। रानीपुर विधानसभा से विधायक हैं आदेश चौहान। बड़ी खबर, सीबीआई कोर्ट ने मारपीट केस में यह सजा सुनाई है। पुलिस कस्टडी में मारपीट मामले में दोषी करार। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां बीजेपी विधायक आदेश चौहान को, रानीपुर विधानसभा से विधायक हैं आदेश चौहान, इनको 1 साल की सजा सुना दी गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी जुड़ चुकी हैं। दीपिका, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीबीआई कोर्ट ने मारपीट केस में विधायक को सजा सुनाई है 1 साल की। जी बिल्कुल, देखिए सौम्या, ये जो पूरा मामला है ये 2009 का मामला है, जब आदेश चौहान जो कि रानीपुर से भाजपा के विधायक हैं, उनकी भतीजी दीपिका ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप जो है वो लगाया था। जिसके बाद जो उनके पति हैं, यानी कि भाजपा विधायक की जो भतीजी है, उसके पति ने ये आरोप लगाया था कि अवैध रूप से उसे हिरासत में रखा गया पुलिसकर्मियों के द्वारा, और आदेश चौहान और उसकी जो भतीजी है दीपिका, यानी कि उसकी जो पत्नी है, उसने उसके साथ मारपीट की थी, जिसके सबूत जो है वो कोर्ट में पेश किए गए थे। और हाईकोर्ट के आदेश पर जो ये पूरा मामला है, ये जांच है वो सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट जो है इसमें कोर्ट में सौंपी, और आज जो है उनको 1-1 साल की सजा हुई है। 3 पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे, जिन पर ये आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से उनको जो है हिरासत में रखा, और साथ ही जो विधायक और उनकी जो भतीजी, उन्होंने उनको काफी उनके साथ मारपीट की थी। इसकी जो वीडियो है वो भी कोर्ट में उपलब्ध कराए गए थे, जिसको साक्ष्य मानते हुए जो ये सजा है वो 1-1 साल की सजा सुनाई गई है। 3 पुलिसकर्मियों में से एक जो पुलिसकर्मी है उसकी मौत हो चुकी है। अब 2 पुलिसकर्मी विधायक आदेश चौहान और उनकी भतीजी दीपिका को 1-1 साल की सजा हुई है। जो आरोप पाए गए थे इनकी भतीजी के दहेज उत्पीड़न के, वो भी झूठे पाए गए हैं, और कोर्ट ने कड़ी फटकार भी इसमें आदेश चौहान और उनकी दीपिका को लगाई है कि जिस तरीके से महिलाएं जो है कानून का गलत फायदा उठाती हैं, और अपने ससुराल पक्ष वालों पर जो दहेज उत्पीड़न का जो झूठा आरोप आजकल देखने में ऐसा आ रहा है, कई मामले सामने ऐसे आ रहे हैं कि जो झूठे साबित हो रहे हैं, और कोर्ट ने इसमें नाराजगी जाहिर की है, और ये फटकार लगाते हुए कहा है कि अपने अधिकारों का जो महिलाएं हैं वो गलत इस्तेमाल ना करें। अगर सच में उनके साथ कोई बिल्कुल दीपिका, देखिए जनप्रतिनिधि है, विधायक है, अब भाजपा का क्या कुछ स्टैंड इसमें अभी तक सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि भाजपा के विधायक रानीपुर से विधायक हैं आदेश चौहान, और ऐसे में भाजपा सरकार की एक बार फिर से कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ किरकिरी जरूर हुई है, क्योंकि समय समय पर कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पार्टी को जो है अनुशासनहीनता भी की है, और उनको जो छवि है धूमिल करने का काम किया है। इसमें पार्टी की ओर से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है, आधिकारिक कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि इन पर क्या कार्रवाई अभी होगी। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से भाजपा कहती है कि 7-6 की पार्टी है, तो उस पर जरूर आदेश चौहान पर कोई कार्रवाई जो है वो पार्टी करेगी। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई ऐसा पत्र या कोई ऐसा लेटर या कोई ऐसा बयान जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए, अब बड़ा सवाल यही है, क्या इनकी विधायकी को छीना जाएगा, क्या इनकी सदस्यता को रद्द किया जाएगा? क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि इतना बड़ा मामला है और झूठे मामले पाए गए हैं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर जनप्रतिनिधि और महिलाएं इस तरीके की चीजें करेंगी तो आम जनमानस पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। क्या कुछ अभी तक, जैसा आपने भी कहा कि अभी हालांकि कोई प्रक्रिया बीजेपी की तरफ से नहीं आई है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है इनकी सदस्यता छिन सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जब कोई विधायक जो है गलत गतिविधियों में पाया गया है, या पार्टी के खिलाफ पाया गया है, या महिलाओं के साथ अत्याचार करने का मामला उनसे जुड़ा है, तब तक उन पर कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से जो पूर्व खानपुर के विधायक थे प्रणव चैंपियन, वो लगातार विवादों में चल रहे थे, और पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था 6 साल के लिए। तो पार्टी जरूर अपना स्टैंड लेती है अगर कोई ऐसे विधायक या कोई ऐसा नेता इसमें गलत गतिविधियों में पाया जाता है। और जिस तरीके से आदेश चौहान पर झूठा फंसाने का आरोप लगाया है, उन्हीं के भतीजी के
पति ने, तो मुझे लगता है कि पार्टी इसका संज्ञान जरूर लेगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि है और ऐसे में अगर वो ऐसी हरकत करते हैं या झूठा आरोप लगाते हैं और अपनी सत्ता का या कह सकते हैं अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में आने वाले समय पार्टी को बड़ा जो नुकसान है वो झेलना पड़ सकता है और लोगों का विरोध जो है वो भी कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिल सकता है। और ऐसे बिल्कुल में दीपिका, तो देखिए बीजेपी की तरफ से तो अभी हाल ही में कुछ बयान सामने नहीं आए हैं, मंथन होगा उसके बाद बयान जारी होंगे और क्या इनकी सदस्यता रद्द की जाएगी ये भी पता चलेगा। लेकिन विपक्ष इसको, इस पूरे मामले को किस तरीके से कैश कर रहा है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता ही रहता है बीजेपी के नेताओं के ऊपर और एक बड़ा मौका मिला है विपक्ष को। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष का कभी कभी आरोप लगाना सही भी साबित होता है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में खासतौर पर देखने में आ रहा है कि कई ऐसे मामले बड़े बड़े सामने आए हैं जिसमें भाजपा के चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो, वरिष्ठ नेता हो, शामिल रहे हैं। चाहे हम खानपुर से विधायक की बात कर लें या तमाम जो अन्य जिले हैं वहाँ पर चाहे दुष्कर्म के मामले हों या छेड़छाड़ के मामले हों या कई ऐसे मामले रहे हैं उत्पीड़न के जिसमें भाजपा के नेता शामिल हुए हैं, उन्हें गिरफ्तारी भी किया गया है, उन पर कार्रवाई भी की गई है। तो ऐसे में विपक्ष का सवाल खड़ा करना सही है। और अब जब एक प्रतिनिधि, एक विधायक अगर झूठा आरोप किसी पे लगाता है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, तो विपक्ष से इस पे लगातार जो हमलावर है, विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि भाजपा के जो विधायक है, भाजपा के जो नेता है, वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जो पार्टी है वो उनको संभाल नहीं पा रही है। अपने आप को अनुशासित पार्टी कहलाने वाली जो भाजपा पार्टी है उसके जो नेता हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष लगातार एक बार फिर से जो है सरकार पर हमलावर हो गया है, भाजपा संगठन पर हमलावर हो गया है। हालांकि अभी देखना यह होगा कि 2027 का चुनाव जिस तरीके से आ रहा है, अपनी पार्टी की छवि को बचाने के लिए भाजपा इसमें क्या एक्शन लेती है। बिल्कुल दीपिका, तो देखिए धीरे धीरे जैसे ये मामला तूल पकड़ेगा, बयानबाजियां भी सामने आने लगेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं कोटद्वार में मालन नदी का पुल बनकर तैयार हो चुका है, जिसका आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली तरीके से इसका लोकार्पण किया, 7 बड़ी निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सिंधामी ने कहा कि इस पुल के शुरू होने से कोटद्वार और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि कोटद्वार में विकास की नई गाथाएं लिखी जा रही हैं। स्पीकर ने कहा आज दिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है वो आने वाले समय में कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों के लिए परिवर्तनकारी साबित होंगी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 62 करोड़ से भी अधिक लागत से निर्मित सिटकुल से कोटद्वार शहर को जोड़ने वाले और अन्य कार्यों का आज हम यहां पर लोकार्पण, इस सेतु का लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि मालन नदी पर निर्मित इस सेतु के निर्माण में राज्य में पहली बार ऐसी अभिनव तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से न केवल इस पुल का निर्माण 1 वर्ष की अल्पावधि में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है, बल्कि इस नवीनतम तकनीकी की सहायता से लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि की बचत भी हुई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ खड़े रहकर ये तय करवा दिया था कि अच्छी चीज़ बनेगी, सॉलिड चीज़ बनेगी, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक बढ़िया पुल बनाया। यानी मुख्यमंत्री जी से मैंने चाहे वो PWD के पुल हो, सड़क हो, सिंचाई विभाग की सुरक्षात्मक दीवारें हो और पेयजल को लेकर खासकर वो वाले वार्ड जहाँ की अभी हमारी ADB की योजना नहीं चल रही है लेकिन वहाँ पाइपलाइनों की समस्या है, उसको लेकर हमने रिगटी पाइपलाइन जो हमारा जो पानी का चलता है उस स्कीम के तहत हमने आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया। उन्होंने उसको, आपने जैसे सुना, उन्होंने उसको घोषणा में पढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए गौरव की बात है। हमारे देश की सेना का ये पराक्रम पूरे विश्व के लिए एक संदेश। ये कहना है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। अपने हरिद्वार प्रवास के दौरान उन्होंने एक देश एक चुनाव पर अपनी राय देते हुए कहा कि इससे देश प्रगति की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। रामनाथ कोविंद ने एक देश एक कानून को देश के लिए बहुत जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिस पर विधेयक बना है और अभी JPC के पास है। इतनी ही बात कहूंगा कि एक ये जो हमने इस हमारे देश की सेनाओं का जो पराक्रम और शौर्य का ये प्रतीक है और मुझे लगता है हमने विश्व में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है।
और आतंकवाद के खिलाफ। इसको लोग सदियों तक इसकी पहचान बनी रहेगी और इसके लिए मैं फिर कहूँगा हम सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम राम कोविंद जी का आगमन एक शुभ संकेत है। वो ऐसे समय पधारे हैं हरिद्वार की जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व में भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत और एक ऐसा भारत जो अत्यंत शक्तिशाली भारत है, ये सिद्ध हुआ है। ये सिद्ध हुआ है कि हमारी सेनाएं सतर्क हैं, अत्यंत शक्ति संपन्न है। ये सिद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर से कि हमारे पास एक वर्चस्व है, नेतृत्व है। ये सिद्ध हुआ कि हमारे पास एक सशक्त अनुभव सिद्ध नेतृत्व है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका संयम, धैर्य, शौर्य, पराक्रम अथवा उनकी सूझबूझ पूरे संसार ने देखी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु लगातार दर्शन कर रहे हैं। अभी तक 14 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम समेत हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए अभी तक 33 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। पर्यटन एवं तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान तीर्थयात्रियों की संख्या कम हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से लोग काफी तादाद में धार्मिक स्थलों पर पहुंच गए हैं। इस वर्ष की चारधाम यात्रा एवं हेमकुंड साहिब हेतु अभी तक 33,17,362 श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जिसमें अभी तक यमुनोत्री धाम में 2,54,747, गंगोत्री धाम में 2,41,610, केदारनाथ धाम में 5,51,026, बद्रीनाथ धाम में 3,78,095 एवं हेमकुंड साहब में 4,440 अभी तक लोग जो हैं वो अपना पंजीकरण करा चुके हैं। कुल मिला के जो संख्या है वो 14,29,918 श्रद्धालु इन चार धाम के अंदर दर्शन कर चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि हरीश रावत हर चुनाव आते ही इस प्रकार की बातें करने लगते हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि जहां वे खुद चुनाव न लड़ने की बात करते हैं, तो वहीं वे अपने रिश्तेदारों को चुनाव लड़वाने की बात करते हुए नजर आते हैं। पहली बात तो आदरणीय हरीश रावत जी जो भी कहें, उनका एक राजनीतिक स्टंट है और उनके कहने से या चुनाव न लड़ने से उत्तराखंड की राजनीति में कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने उनको एक बार नहीं अनेकों बार उनको नकारा है और अब तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी और कांग्रेस पार्टी भी उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। एक तरह से उनको दरकिनार पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। इसलिए हो सकता है अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए आदरणीय हरीश रावत जी इस तरह के हथकंडे करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 18 सितंबर 2022 को हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला और सत्र न्यायालय में सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट 30 मई को मामले में फैसला सुनाएगा। बहुचर्चित हत्याकांड में कोर्ट के फैसले पर उत्तराखंड के साथ ही देश के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। जिस तरह से यौन शोषण की कोशिश की गई, बीजेपी ने वीवीआईपी को बचाने का काम किया। देखो, मेरा न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा और एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश उत्तराखंड का जो न्यायालय है वो करेगा और हम लोग भी 30 तारीख को वहीं पे रहेंगे।
एक बच्ची के साथ जिस तरीके से यौन शोषण की कोशिश करी, एक वीवीआईपी को बचाने की कोशिश जैसे भाजपा ने करी और रातों रात बुलडोजर चलाने का जिस तरीके का काम करा, सबूतों को मिटाने का काम करा, उसके बाद 3 साल पूरा होने वाला है। 3 साल बाद अगर जजमेंट आता है तो हमारे न्यायालय से पूरी उम्मीद ये है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और आने वाले टाइम पे उत्तराखंड की बेटियों की तरफ कोई नज़र उठा के ना दे सके। हम लोग ये उम्मीद न्यायालय से कर रहे हैं। नीति आयोग की बैठकों में उत्तराखंड के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु विशेष रूप से सामने आए हैं, जो राज्य की भौगोलिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा किए गए। बता दें कि हाल ही की बैठकों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर उत्तराखंड के लिए नीति आयोग की बैठकों में कुछ खास चीजें उभर कर सामने आई। विशेष आर्थिक पैकेज की मांग, पर्यावरण और वन संरक्षण, उत्तराखंड को नॉलेज हब के रूप में विकास करने जैसी कई चीजें रखी गई। ये हमारे कहीं ना कहीं इंजीनियरों की कमी है कि एक ही बार एक काम को निपटाने की कोशिश नहीं करते। सड़क बनती है, सड़क खुदती है, ये ठीक बात नहीं है। इसमें पैसे का बर्बादी होती है और कुल मिलाकर के देखा जाए इसको हमको रणनीति के तहत काम करना चाहिए। यदि आपको लाइन खोदना है तो उसमें क्या क्या आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, कम से कम 50 साल बाद की योजनाओं को देखना चाहिए और उसकी आबादी को देखते हुए आपको योजना बनानी चाहिए। हम इतना पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसकी जानकारी देते हुए सीडी ने बताया कि हर सोमवार की तरह इस बार भी जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान कुल 113 शिकायतें मिली, जिसमें कुछ शिकायतों का निस्तारण उसी दौरान कर दिया गया और कुछ शिकायतों को लेकर संबंधित विभाग को जल्द से जल्द समाधान के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मिली शिकायतों में सबसे ज्यादा जमीन से जुड़े विवाद और नगर निगम से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। जैसा कि आपको पता ही है, जो हम हर सोमवार को ये जनता दरबार हम लगाते हैं ताकि जितनी भी हमारे नागरिक हैं और जो देहरादून से रिलेटेड जिनकी भी शिकायत है उनका हम त्वरित तौर पर निस्तारण कर सकें। तो उसी क्रम में आज जो 113 हमारे शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो अधिकांश का हमने कोशिश करी कि मौके पे निस्तारण हो जाए। कुछ शिकायतें हैं जो थोड़ी लॉन्ग टर्म है, जिनमें जैसे फील्ड से रिलेटेड है, तो वो संबंधित हमने जो एसडीएम्स हैं और जो संबंधित विभाग है उनको भेज दी है और जो नेक्स्ट वीक है उससे पहले वो हमको रिपोर्ट दे देंगे और कोशिश करेंगे कि सभी शिकायतें जल्द से जल्द निस्तारण हो जाए। नीति आयोग की बैठकों में उत्तराखंड के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु विशेष रूप से सामने आए हैं, जो राज्य की भौगोलिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई। वित्त आयोग यहाँ आए थे और सरकार ने अपनी रिकमेंडेशन में वित्त आयोग से जो है ग्रीन बोनस की मांग नहीं की। 3-3, 4-4 बार जो है बजट आ चुका है, ग्रीन बोनस हमें नहीं मिला है। यही वजह है कि आखिर धामी जी को विपक्ष के दबाव में आकर के नीति आयोग के समक्ष ये बात रखनी पड़ी है कि ग्रीन बोनस हमारी जो है मांग है और हमारी ज़रूरत है। मांग के साथ साथ ग्रीन बोनस हमारी ज़रूरत है, क्योंकि जितना हम स्टेट का बजट का एक्सपेंडिचर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में लगाते हैं, अगर वो हमें केंद्र से मिलेगा तो हमारे प्रदेश की इकॉनमी भी अच्छी होगी और हमें डेवलपमेंट में जो और अन्य प्रदेश है उनके साथ डेवलपमेंट उनसे कॉम्पीट करने में भी हमें सुविधा होगी। देखिए, नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड को बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। मैं समझता हूं कि हमको बहुत कुछ प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान उत्तराखंड की तरफ है। विशेष रूप से कई चीज़ें उत्तराखंड को देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं की ओर नीति आयोग में प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया, भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। निश्चित रूप से उससे हमें कुछ मिलेगा, चाहे ग्रीन बोनस की बात हो, चाहे आपदाओं में से बचाव के लिए पैसा देने की बात हो, चाहे 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की बात हो, चाहे हरिद्वार में अभी कुंभ होने जा रहा है हमारा, उसकी व्यवस्थाओं के लिए कुछ बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाए हैं। नीति आयोग में उसमें बात हुई है। गाड़ियों में वीआईपी नंबर लगाना स्टेटस सिंबल बन चुका है। इसी को देखते हुए परिवहन विभाग के अनोखे नंबरों के लिए ऑनलाइन बोली लगवाई।
जिसमें 0001 नंबर ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर 13,77,000 में बिका, जबकि 2024 में ये नंबर 8,45,000 में खरीदा गया था। आरटीओ ने बताया कि ये नंबर रियल एस्टेट कारोबारी बिल्डर ने अपने वोल्वो कार के लिए खरीदा। उस पर यूके 07 सीरीज ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। परिवहन विभाग ने जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कोई भी व्यक्ति अपना इच्छित नंबर बुक भी कर सकता है। इसमें हम 3 तरीके से नंबर देते हैं। एक नॉर्मल सीरीज में जो नंबर अलॉट होता है रैंडमली, दूसरा हमारा कुछ ऑनलाइन पेमेंट वाले नंबर्स हैं जो नोटिफाई किए गए हैं, और तीसरी कैटेगरी है ऑनलाइन ऑक्शन की। ऑनलाइन ऑक्शन में जैसे 0001, 0786 या सिंगल डिजिट के नंबर है, उसके अलावा और भी नंबर्स हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए। अभी अगर हम देहरादून नंबर की बात करें यूके 07 की, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अदर स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, तो लोग यहाँ का नंबर बहुत पसंद करते हैं। और पेइंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें देहरादून बीइंग अ कैपिटल, तो यहाँ पर लोग अच्छी गाड़ियाँ लेके आते हैं। हमारे यहाँ टैक्स भी, उसमें रेवेन्यू भी आता है। टिहरी में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित ने जिला सभागार में अधिकारियों की बैठक की। बैठक में डीएम ने सड़क के किनारे दुर्घटना से लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में क्रॉस बैरियर लगाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि विगत सालों की अपेक्षा दुर्घटनाओं पर नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है, जिसे देखते हुए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। की गई थी, जिसमें हमने देखा कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक दुर्घटनाओं की संख्या में, दुर्घटनाओं में घायल और मृतकों की संख्या में पिछले साल से कमी दर्ज की गई है। जो हमने डिफरेंट स्टेप्स उठाए उसकी वजह से कमी आई है, परंतु आने वाले समय में क्योंकि अभी यात्रा भी चल रही है, मानसून पीरियड भी आ रहा है, तो उसी क्रम में विभिन्न सभी हमारे जो NH, BRO, PWD, PMGSY जितनी भी सड़कें, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि रोड सेफ्टी के कार्यों को तत्काल कंप्लीट कर लें। सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। बैठक के दौरान उन अधिकारियों को निर्देश दिए, खासकर उन अधिकारियों को जो संबंधित सड़कें देखते हैं। PMGSY, BRO और PWD के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि आगे मानसून सीजन आने वाला है, साथ ही यात्रा जो चल रही है उसको देखते हुए दुर्घटनाओं का जो दौर है वो दुर्घटनाएं कम हो, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कि सड़कों की हालत और दशा व दिशा तत्काल तरह से सही कर दी जाए, ताकि बाहर से आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े और दुर्घटनाओं में कमी आए। मैं जगत तोपाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। खबर विकासनगर से है, जहां तीर्थ यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर पलटा। वहीं ड्राइवर की सूझबूझ से कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया, कुछ यात्रियों को हल्की चोटें जरूर आई। हादसे का कारण वाहन का टायर फटना बताया जा रहा है। हादसे के दौरान वाहन में 14 तीर्थी सवारी, बता दें कि 14 तीर्थ यात्री सवार थे। घटना विकासनगर अंतर्गत खुशहालपुर क्षेत्र की। गाड़ी का व्हील लगने से टायर फटा और गाड़ी पलट गई। कितने यात्री थे इसमें? 14 लोग उसमें। और कहाँ जा रहे थे ये यात्री? कहाँ के रहने वाले थे? चार धाम जा रहे थे, MP के रहने वाले थे। कितनों को चोटें लगी है, क्या स्थिति है? बस खरोंच आई है, चोट किसी को नहीं आई है, बस हल्की खरोंच है, 1-2 के, बाकी के सब सुरक्षित। इस समय हम खड़े हैं बल्लूपुर पौंटा राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप, जहाँ पर कि खुशहालपुर गांव है। और ये खुशहालपुर गांव में एक हादसा यहाँ पर अभी हुआ है। 14 यात्री लेकर 4 धाम के लिए हरिद्वार से चली एक गाड़ी जो है यहाँ पर पलट गई है और बीच रोड पर ये पलटी थी, जिसे JCB की सहायता से यहाँ पर अभी साइड में किया गया है। मैं ये कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाए कि जो गाड़ी है वो यहाँ पर पलटी हुई है। जो बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ी है, इसका जो गाड़ी का पलटने की वजह है वो यहाँ पर जो है इसका ये टायर है, ये टायर फटने की वजह से जो यह पूरा हादसा हुआ। लेकिन गनीम 4 धाम यात्रा पर निकले सभी यात्री जो हैं सुरक्षित हैं और मौके पर जो है सैंसपुर थाने की पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंची थी और सभी यात्रियों को गाड़ी से निकालने के बाद उनकी जो हल्की फुल्की चोटें उनको आई थी, उसका यहाँ पर सामने ही एक अस्पताल है जहाँ पर इलाज कराने के बाद बड़पुर स्थित पड़ाव पर भेज दिया गया है और उनके लिए एक गाड़ी की व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है। मैं कैमरामैन राजू के साथ परविंदर तुली, खुशहालपुर। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रामनगर वन प्रभाग के तराई क्षेत्र के सक्कनपुर गांव में एक युवक की बाघ के हमले से मौत हो गई।
मृतक की पहचान 35 वर्षीय विनोद कुमार की चोटी हुई है। तराई पश्चिम वन प्रभाग में रामनगर रेंज है। रामनगर रेंज के अंदर जो उत्तरी आमपानी बीट है, उस आमपानी बीट में आज सवेरे 9 बजे कुछ लोग लकड़ी के लिए अंदर जंगल के अंदर गए हुए थे, तो उन पर एक बाघ के द्वारा हमला किया गया। उनमें से एक जो व्यक्ति है उसको बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया गया था, तो चिकित्सा के लिए उसको लाते समय रास्ते में व्यक्ति का देहावसान होना बहुत दुखद घटना है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में बाघ को लेकर के आगे क्या फैसला करना है, उसे ट्रैंकुलाइज करके उसको कब्जे में लेना है अथवा दूसरा कोई प्रक्रिया करनी है, उसके लिए डीएफओ महोदय भी ऑफिस पहुंचने वाले हैं, उनसे संबंध में वार्ता होगी और साथ ही हमारे रेंज ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं, तो जो फैमिली है उसके साथ वो लगातार बने रहेंगे और जो भी प्रोसीजर्स हैं आगे के वो कंप्लीट करेंगे। ये घटना सर राणा जी के सामने की है और हम जो रोड के किनारे से लकड़ी चुग रहे थे, बिल्कुल किनारे से सर, और वहाँ से उठाया इसने शेर में और पकड़ के लेकर सीधा भाग गया जंगल के अंदर। फिर हम लोग 5-7 जने थे इकट्ठे, हम सब लोग भागे उसके पीछे, तब भी वो कब्जे में नहीं आया था, अंदर लेके भाग गया। बड़ी मुश्किल से छुड़ाने के बाद सर जो हम ढूंढते रहे, धागे में छुप गया वो लेकर। फिर ढूंढने के बाद हमने ढूंढा अंदर से ढूंढने के बाद निकाला तो वहाँ पे पकड़ मिला था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बन रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।